जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज जो नीट का पेपर हुआ है, नीट 12, उसका फिजिक्स का डिस्कशन होने जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और पेपर आज का आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर करके बताना। उम्मीद है पेपर अच्छा हुआ होगा। न्यूक्लियस और करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर लिथियम देखो, यहाँ पर लिथियम या प्रोटॉन या हाइड्रोजन से मिलके बना रहा है 4 बेरिलियम 8। और यहाँ पर लिथियम का मास दे रखा है और यहाँ पर प्रोटॉन का मास दे रखा है। क्वेश्चन में बताना है कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी। तो जब क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हो और हमको एनर्जी पूछी जाए, यानी कि एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब के बारे में जब भी पूछा जाता है, तो हम लोग क्यू वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कितना एनर्जी इवॉल्व होगा। क्वेश्चन में मास दिया है, तो अगर क्वेश्चन में मास दिया है तो जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसको हम लोग मास के टर्म में हम लोग लिखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 931 से। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। ये मास यू में दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में। रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट बेरिलियम है। रिएक्टेंट का मास यहाँ पर है लिथियम और हाइड्रोजन का। लिथियम का मास है 7.0020 प्लस हाइड्रोजन का मास है 1.0027। इनको जोड़ देना है, माइनस करेंगे। और प्रोडक्ट यहाँ पर बेरिलियम है, इसका मास दे रखा है 8.0016, ठीक है ना। और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 931 से। ये पूरा वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगा 2.89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में क्वेश्चन होगा, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में दिया हो और कितना एनर्जी इवॉल्व होगा, तब हम लोग क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया रहता है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। और मास के क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग मास पहले रिएक्टेंट का लिखेंगे, माइनस मास प्रोडक्ट लिखेंगे। और आपको मालूम है 1U या 1mu इक्वल टू क्या होता है, 1U इक्वल टू 931 अपान c² होता है। और ये वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरी वैल्यू ऐसे लिखी जाती है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2, विच न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इसमें से कौन है। तो अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ पढ़ा है, तो यहाँ पर आयरन जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होता है, 8.7 के करीब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है। तो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए है, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। आंसर इसका फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है एटॉमिक पावर स्टेशन एट तारापुर हैज ए जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 200 मेगावाट। क्वेश्चन में पावर दे रखा है, एनर्जी बताना है क्वेश्चन में 1 डे में ये कितना एनर्जी जनरेट करेगा। तो पावर और एनर्जी में रिलेशन होता है, पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम।
क्वेश्चन में हमको निकालना है एनर्जी। एनर्जी बराबर हो गया पावर इंटू टाइम। पावर क्वेश्चन में दे रखा है 200 मेगावाट, मेगा को 10 की पावर 6 वाट में लिखेंगे। टाइम क्वेश्चन में 1 डे, एक दिन में होता है 1 डे में कितना सेकंड होता है, तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर यानी 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये पूरा वैल्यू सॉल्व करोगे 86400 सेकंड होता है। तो 1 डे में कितना सेकंड हो जाएगा, 86400 सेकंड होता है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू जो सॉल्व करेंगे 2 और 2 4, 6 इंटू 10 की पावर 4 10 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1728 इंटू 10 की पावर 10 आएगा, और एनर्जी जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। तो लॉन्ग रेंज वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। शॉर्ट रेंज होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। यहां पर क्वेश्चन में चार्ज डिपेंडेंट होता है, ये गलत है। चार्ज इंडिपेंडेंट होगा तो आंसर होगा थर्ड, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, और अगर ये वैल्यू 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होगा डिस्टेंस तो ये अट्रैक्टिव होता है। अगर डिस्टेंस का वैल्यू 0.8 से ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव होगा, 0.8 से कम होता है फेम्टोमीटर से तो ये रिपल्सिव होता है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5, इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन 2 न्यूक्लियाई ए एंड बी फ्यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियस सी। तो ए और बी फ्यूज होके बना रहे हैं सी। रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा ई। क्वेश्चन में डेल्टा ई एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर रहा है। इफ द मास डिफेक्ट ऑफ 3 न्यूक्लियाई, यहाँ पर दे रखा मास डिफेक्ट की वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमको बताना है कौन सा रिलेशन सही है। तो जो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी जो रिलीज यहाँ पर है, डेल्टा एम सी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मास डिफेक्ट सबका दे रखा है, उसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास डिफेक्ट पहले किसका लेंगे, मास डिफेक्ट सी यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। तो डेल्टा एम लिखेंगे प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एम किसका लेंगे, रिएक्टेंट का, ठीक है। और इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट में डेल्टा एम हो गया, प्रोडक्ट में है सी माइनस डेल्टा एम, ये हो गया ए का, माइनस डेल्टा एम, माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, और इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी रिलीज। ई बाई सी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर को नीचे ले आओ तो वैल्यू यहां पर हो जाएगा ई बाई सी स्क्वायर बराबर डेल्टा एम सी माइनस एम ए डेल्टा एम ए माइनस डेल्टा एम बी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू इधर जाके घट जाएगी, तो ये वैल्यू इधर आके घट जाएगी, तो डेल्टा एम सी माइनस ई बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर इसमें देख लो, डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी बराबर डेल्टा एम सी माइनस ई, ये हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। सही बात है। लाइट न्यूक्लियाई बम्बार्डेड बाय थर्मल न्यूट्रॉन, लाइट न्यूक्लियाई नहीं हैवी न्यूक्लियाई, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। हैवी न्यूक्लियस बम्बार्डेड बाय थर्मल न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। जो बम्बार्डमेंट होता है वो थर्मल न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है, और जब ब्रेक होता है तो जो यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है। तो आंसर इसका मोस्ट करेक्ट थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं। एज द मास नंबर इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिलेटेड टू न्यूक्लियस डू नॉट चेंज। देखो जो रेडियस होता है वो आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। तो मास
मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम जो है रेडियस में डिपेंड करेगा तो मास भी डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा, वॉल्यूम डिपेंड करेगा, बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करेगा, डेल्टा एम होता है, डेंसिटी यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो आंसर इसका करेक्ट होगा डेंसिटी। बाकी तीनों जो है मास पे डिपेंड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेंसिटी। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास और डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर, तो मास नंबर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। असर्शन है डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई सेम, बिल्कुल बात सही है, सभी न्यूक्लियाई का डेंसिटी सेम होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मास नंबर, जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास नंबर का 1 का पावर a का पावर 1/3। यहां पर बोला है क्यूब, क्यूब नहीं होता, a का पावर 1/3 होता है, तो दूसरा ऑप्शन रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर होगा थर्ड। 3 इक्वल चार्जेस Q1 Q2 Q3 आर प्लेस्ड ऑन 3 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, इस पे चलो हम लोगों ने मान लिया Q1, इस पे मान लिया Q2, इस पे मान लिया Q3। चलो ऐसे मान लेते हैं, यहां से मानते हैं Q1, इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे Q3। क्वेश्चन में बोला है फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F1, तो Q1 Q2 जो है वो फोर्स है 1 एंड 2 के बीच में, एंड Q1 एंड Q3। चलो तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये फोर्स आ गया F1, Q1 और Q3 के बीच में फोर्स ये आ गया हमारा F2। तो क्वेश्चन में रेशियो बताना है, तो Q1 Q2 के बीच की दूरी अगर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू a मान लिया, तो Q1 Q2 के बीच का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F1 इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई a स्क्वायर, ठीक है ना। चलो Q3 Q1 के बीच में जो फोर्स होगा F2 बोला गया है, F2 लिखेंगे 1/4 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई, ये दूरी देखो ध्यान से, अब ये दूरी लेंगे, ये अगर a है, ये a है, तो ये हमारा a√2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो a√2 का स्क्वायर 2a हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, k से k कट गया, Q1 Q2 कट गया, a√2 ऊपर जाके 2a स्क्वायर हो गया, नीचे a स्क्वायर है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, आंसर 2 आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन है असर्शन बोला गया द फोर्स विच with which the two charge attract or repel each other are not affected by presence of third charge, बिल्कुल बात सही है, जो भी फोर्स होता है वो उन दोनों चार्ज के बीच में, उन दोनों चार्ज पे डिपेंड करेगा, फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है और उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो तीसरे किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर फोर्स अगर हम लोग देखें, जैसे मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, यहाँ पर एक चार्ज सराउंडिंग में और रख दिया, तो Q1 Q2 के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स डिपेंड करेगा Q1 पे, Q2 पे और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसी तरह Q3 Q2 का फोर्स Q1 के इंडिपेंडेंट होगा, तो ये बात सही है। तो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस में फोर्स जो है वो चेंज नहीं होता, ये बात है बिल्कुल सही है, ट्रू है। Force on any charge due to number of other charge is the vector sum of all the forces on that charge due to other charge, बिल्कुल सही है। ये जो चार्ज जैसे मान लेते हैं ये Q1 और Q2 के बीच में चार्ज हमारा आया F12, इसी तरह Q3 Q2 के बीच में चार्ज आएगा हमारा F23 या F32। तो इस सारे जो फोर्स किसी पॉइंट पे आएंगे वो वेक्टर सम होते हैं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये सही है, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब रीजन देखो, रीजन क्या है कि जो चार्ज होता है, जो फोर्स लगता है किन्हीं चार्ज के बीच में, वो चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होते हैं और दूरी के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये मेन इसका जो रीजन होना चाहिए ये होना चाहिए, क्योंकि दो चार्ज है तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, उनके बीच की दूरी नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए
फोर्स जो है वो वही रहेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो रीजन असर्शन सही है, लेकिन रीजन जो दिया है वो इसका करेक्ट नहीं है, माने एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर इसका लगाएंगे बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है ये। प्रेजेंस ऑफ थर्ड या अदर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर। कंसीडर 3 ऑब्जेक्ट पी क्यू आर। देखो क्वेश्चन में 3 चार्ज हैं या 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक पी है और एक क्यू है, एक आर है। क्वेश्चन में बोला गया पी और क्या क्यू के बीच में रिपेल हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होने का मतलब है कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। चलो हम लोगों ने दोनों को पॉजिटिव माना, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर P और R के बीच में दिया जाए, P और R के बीच में, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर हम लोगों ने P को पॉजिटिव माना है तो अट्रैक्टिव तभी होगा जब R कैसा हो, निगेटिव हो, तभी तो अट्रैक्टिव होगा। तो अगर हम लोगों ने P को अट्रैक्टिव पॉजिटिव लिया है तो R कैसा है यहाँ पर, निगेटिव, तभी अट्रैक्शन होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में कैसा फोर्स होगा। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो Q और R के बीच में अगर देखेंगे तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि R कैसा होगा, निगेटिव, तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। 2 balls कैरिंग चार्ज +8 माइक्रोकूलम। 2 बॉल है +8 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम। अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स ऑफ F। चलो इनके बीच की दूरी मान लिया यहाँ पर R है, तो इस समय फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4 8 × 8/r²। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला गया इफ चार्ज -4 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ, -4 माइक्रोकूलम दोनों को और दे दें। चलो इसको अगर हम लोग -4 दे देंगे, -4 माइक्रोकूलम इसको देंगे, तो अब चार्ज हो जाएगा 8 - 4, तो 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। और इसको भी अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज देंगे -4 माइक्रो, दोनों को देना है, तो ये हो जाएगा -8 - 4, ये हो जाएगा -12 माइक्रोकूलम। अब जो फोर्स, दूरी वही है, फोर्स अब लगेगा F इक्वल टू 1/4 4 × 12 डिवाइडेड बाई r²। ये F डैश हो गया। दोनों फोर्स बताना है तो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये F है डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इस फोर्स को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 8 × 8/r² हो गया। r² से r² कट गया, k से k कट गया, ये वैल्यू आया 4 × 12 डिवाइडेड बाई 8 × 8। 4 से 8 कट गया, 2 बचा, 2 से 12 कट गया, 6 बचा, ये 3, ये 4, तो 3/4 हो गया। यानी क्वेश्चन में आंसर आएगा F डैश इक्वल टू 3/4F। तो 3/4F इसका राइट आंसर थर्ड होगा। ठीक है ना। जब दोनों चार्ज, इसको जब भी एडिशनल चार्ज देंगे तो यहाँ पर पहले 8 था, -4 दिया, तो -4 देने से चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, चार्ज बचेगा 4 माइक्रोकूलम। -8 है, -4 और दिया, तो अब चार्ज हो गया -12। डिस्टेंस वही है, दोनों कंडीशन के लिए फोर्स का फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर दें। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एग्जैक्टली। देखो दो यहाँ पर चार्ज है और दो इक्वल चार्ज है, कैपिटल क्यू, और इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे एक चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। 3 चार्ज का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा, चाहे यहाँ पर आप देख लो, चाहे यहाँ पर देख लो, और चाहे यहाँ पर देखो, नेट फोर्स सब जगह पर 0 आएगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। मान लेते हैं, चलो यहाँ पर नेट फोर्स निकालें, तो इस चार्ज के कारण फोर्स इधर आएगा, इसको F1 लिखा। इस पॉजिटिव चार्ज Q के कारण इस पे फोर्स इधर आएगा, F2 होगा। तो इस जगह पर नेट फोर्स अगर हम लोग लिखें तो वो हमारे पास आया F1 + F2। F1 की वैल्यू 1/4 पाइप्स नॉट,
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूरी अगर देखें पूरा आर है तो ये r/2 होगा, तो r/2 का स्क्वायर प्लस इस वाले और इस वाले के बीच में देखें तो क्यू स्क्वायर, दूरी यहां से यहां तक लेंगे तो पूरी दूरी r है, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर के, यहाँ पर इस कैपिटल क्यू बाहर ले लें और r स्क्वायर कॉमन ले लें, 4 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 स्मॉल क्यू बचेगा और यहाँ पर कैपिटल 1 क्यू बचेगा। ये पूरा वैल्यू नेट फोर्स क्या बोला जाएगा, 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 कर दिया। ये पूरा वैल्यू इधर आके 0 से 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास बचेगा 4 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन में स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालना है तो 4q बराबर हो गया माइनस कैपिटल क्यू, q बराबर हो गया माइनस q/4। आंसर होगा थर्ड। तो आंसर 13 का जो हमारे पास आ रहा है वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 14 2 पॉजिटिव आयन सीज करेंगे चार्ज q, 2 आयन है, एक q ये भी q, दोनों के बीच का दूरी है d, तो इनके बीच में लगने वाला वो रिपल्सिव फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई d स्क्वायर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो q बराबर होता है Ne, जहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलो तो यहाँ पर अगर हम लोग q स्क्वायर की बात करें तो ये वैल्यू आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। q को Ne लिख सकते हैं तो n स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। n की वैल्यू निकालना है तो n बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान, यहाँ पर बताओ ई स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू पूरा ऐसे आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर। आंसर सही होगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इन द फिगर, यहाँ एक क्वेश्चन में दिया है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू 2 × 10⁴ है, मास यहाँ पर दे रखा है 25 ग्राम का, चार्ज की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है। एंगल बताना है। देखो भाई एंगल कैसे देखेंगे, तो ये एंगल हो गया, अगर इस डायरेक्शन में देखें तो tan थीटा अगर लगाएं तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया FE, बेस हो गया ये वाला वैल्यू बताओ mg, तो यहाँ पर FE अपान mg आ गया, ठीक है ना। FE को क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, FE को QE लिखें, Q इंटू ई अपान क्या हो गया mg। चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, चार्ज हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10 की पावर, माइक्रो को 10 की पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2 × 10 की पावर 4, तो 2 × 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू 25 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में 10 की पावर -3 लिखेंगे, ठीक है ना। g की जगह पर 9.8 रखेंगे, 9.8 रखेंगे, तो ये 10 की पावर -6 है, 4 हो गया, 10 की पावर -2 बचा, -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 10 बचेगा, 30 हो गया और 60, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 12/49 आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है वो हमारा 12/49 आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम व्हेन प्लेस इन ए वैक्यूम इज 12। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो फोर्स ए जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है वो एयर में फोर्स अपान क्या होता है k होता है। क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वैक्यूम में वह 12 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, जो फोर्स आ जाएगा 2 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। When a body is earth connected, electrons from the earth flow into the body। देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ से निकल कर किस में जा रहे हैं, बॉडी में, तो इसका मतलब ये बॉडी क्या हो जाएगी, तो आपने अगर देखा होगा जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जब अर्थिंग करते हैं तो यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है
और अर्थ इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बॉडी पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस वाले सरफेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अर्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो पूरा का पूरा अर्थ में चला जाता। तो अगर इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के इस बॉडी पे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। 2 चार्जेस ऑफ 9e एंड 25e। तो देखो ये 2 चार्ज है 9e के और 25e के, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। पूछा है नल पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर होगा, छोटे वाले चार्ज से। तो नल पॉइंट इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं मिलेगा। छोटे वाले चार्ज से हमने मान लिया यहाँ पर नल पॉइंट मिलेगा और ये दूरी x है। दूरी कैसे निकाला जाता है, चार्ज अपान दूरी का स्क्वायर करिए, तो 9e अपान एक्स स्क्वायर। इधर देखो ये चार्ज है 25e और दूरी का स्क्वायर करो, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर करो, ई से ही कट गया। अंडर रूट ले लेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट लेने पे 9 का अंडर रूट 3, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स, 25 का अंडर रूट 5 और 5 माइनस एक्स का अंडर रूट 5 माइनस एक्स हो गया। तो ये वैल्यू बचा हमारे पास 5x बराबर 15 माइनस 3x, 15 माइनस 3x, ठीक है ना। तो 3x इधर आके 8x हो गया, तो 8x बराबर हो गया 15, x बराबर हो गया 15/8। ऑप्शन होगा पहला। तो जब भी तुम्हें इक्विलिब्रियम पूछे और नेचर दोनों चार्ज का अगर सेम हो, इक्विलिब्रियम बीच में मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट बीच में मिलेगा, नेट फोर्स बीच में 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 होगा। तो अगर नेचर सेम हो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो बीच में मिलता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलेगा। चार्ज अपान दूरी का स्क्वायर दोनों तरफ कर दो, तो इस वाले चार्ज से दूरी देखो तो 9e अपान एक्स स्क्वायर, इस वाले चार्ज से दूरी देखो 25e अपान 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ वैल्यू को लिखो, बराबर कर दो। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हमें कौन सी नहीं है ये बतानी है। दे नेवर कट ईच अदर, बिल्कुल सही है, ये सही है। दे आर मोर डेंस एट हाई इंटेंसिटी रीजन, सही है। दे आर ऑलवेज क्लोज कर्व, देखो क्लोज कर्व नहीं बनाएगा भाई, ऑलवेज क्लोज नहीं बनाता, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लोज कर्व नहीं बनाता, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, लेकिन क्लोज कर्व नहीं बनाता भाई, क्लोज कर्व नहीं बनाता, ये बात ध्यान रखना। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज कर्व बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं, ठीक है ना। क्लोज कर्व का मतलब होता है इधर से पॉजिटिव से निकल के फिर पॉजिटिव में आ जाए, इसको बोलते हैं क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व नहीं है, ये तो इधर से गया यहाँ खत्म हो गया। क्लोज कर्व तब होता है जब यहां से निकल के फिर इधर से इधर आ जाता, तब क्लोज कर्व कहलाता। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज कर्व नहीं बनाता, तो ऑप्शन यहां थर्ड होगा। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस ए प्रोटॉन। देखो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज Q है, इसको बैलेंस कराना है, तो आपको मालूम है इसका जो वेट होगा नीचे की लगेगा mg। इसको बैलेंस कराना है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगना चाहिए, जिसके कारण इस पे जो फोर्स होगा ऊपर लगेगा QE के बराबर। तो अगर प्रोटॉन को बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कर देंगे, जिससे कि QE की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। क्वेश्चन में E की वैल्यू निकालना है, mg/q लिखेंगे। mg की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, मास है 1.7 इंटू 10 की पावर -27, g की वैल्यू 10 रख देते हैं, q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। तो अगर यहाँ पर देखें तो 10 की पावर -26 हो जाएगा, इसको लगभग 1 मान लेते हैं, ये 26 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 19, 26 19 और 26 करेंगे तो 10 का पावर -7 बचेगा।
तो 1 इंटू 10⁻⁻7 होगा आंसर, पहला करेक्ट होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिकॉज। देखो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज है और इसके सराउंडिंग में कई चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो जितने भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे या फील्ड लगाएंगे, तो इस Q पे जितनी भी फील्ड या फोर्स होगी उन सब का जो वेक्टर सम होगा वो यहाँ पर वेक्टर सम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा या फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है ना। इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वो दूसरे वाले चार्ज के इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि अगर हम लोग Q1 के कारण अगर फील्ड E1 लिखेंगे तो E1 की जो फील्ड होगी इंडिपेंडेंट ऑफ Q2 एंड Q3 होगी। इसकी फील्ड केवल किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज और उनके बीच की अगर ये दूरी R1 माने तो चार्ज अपान दूरी का स्क्वायर लिख के रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो सुपर प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो ये किसके कारण होगा। पहला ऑप्शन है इट्स प्रोपोर्शनल टू Q, बिल्कुल बात सही है। ऑल द क्वांटिटीज फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सभी क्वांटिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं फॉलो करता, तो ऑप्शन इसका पहला होगा। फील्ड या फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। न्यूक्लियर मास नंबर दे रखा है 1:3 के रेशियो में। न्यूक्लियर डेंसिटी, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट टू मास नंबर होता है। मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। A⁻0 का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होगा, रेशियो 1:1 होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट करना है। न्यूक्लियस इज नेगेटिवली चार्ज, गलत है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज होता है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन दैट रेडियस ऑफ एटम बाई फैक्टर ऑफ 10⁵। जो न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज होता है, साइज जो होता है एटम का वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। साइज जो होता है न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻14 से लेके 10⁻15 तक होता है। इसका मतलब जो रेडियस है किसका, एटम का जो रेडियस है 10⁵ टाइम्स ज्यादा होता है किससे, न्यूक्लियस के रेडियस से। स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। मोर देन 99.9% मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में देखो जो एटम होता है, एटम जो होता है उसमें मेजॉरिटी पार्ट जो होता है वो हॉलो होता है। इसमें एक छोटा पार्ट जो कि सेंटर पे होता है वो हमारा सॉलिड होता है। यहीं पर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ही पूरा मास जो है कंसंट्रेटेड होता है। तो इसका मतलब ये बात सही है और दूसरा तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा इसमें करेक्ट आंसर होगा 4। 24 कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। न्यूक्लियर फोर्स बोला गया है मच वीकर नहीं होता भाई, सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स होता है नेचर में सबसे स्ट्रांग फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स पहले होगा, न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सबसे वीक जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेम्टोमीटर, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और अगर दूरी आप बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज नॉट सेम, नॉट सेम नहीं, सेम होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन ये क्या होगा,
ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, इसमें केवल एक ही सही हुआ, सेकंड। सेकंड इसका करेक्ट होगा। ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड AU अपॉन रेडियस ऑफ सिल्वर AG। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो ये मास नंबर के 1/3 टाइम्स होता है। तो AU का मास नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 197। तो 197 डिवाइडेड बाई 107 हो गया, 1/3 करेंगे। अगर इसको कट करेंगे तो ये लगभग 2 आएगा, 2 का पावर लगभग में 2 आएगा, 2 का पावर 1/3 आएगा, और ये वैल्यू लगभग आती है हमारी 1.2। तो पहला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो लगभग में ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपको ये वैल्यू याद नहीं होगा 2 का पावर 1/3, और लगभग 2 का पावर 1/3 आएगा, क्योंकि अगर इसको 200 मान लो और इसको 100 मान लो तो ये हो गया 2 का पावर 1/3। तो नियर अबाउट आंसर आ सकता है 1/2, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का नीट का 1 से 25 फिजिक्स का डिस्कशन। आगे आपको सर कराएंगे, बने रहिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए, जो भी डाउट है आप उसको कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो बच्चों। बच्चों आज आप लोगों ने नीट 12 का पेपर दिया हुआ है। आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि आपको पता है कि 1 से 25 क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर चुके हो, वसीम सर ने कराए हैं आपको। तो उसके आगे के बच्चे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो 26 से 50 क्वेश्चन बच्चे मैं आपको कराऊंगा फिजिक्स पोर्शन में। तो चलिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर ऑफ ए रीजन। यहाँ पे बच्चे आपको चार्ज दे रखा है, पहला चार्ज है ये ये क्या है बच्चे, Q1। ये है आपका 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर चार्ज। तो बच्चे ये हो गई आपकी Q2 की वैल्यू, जो कि क्या है आपका माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे ये फोर्स आपका लग रहा है जो कि है आपका 0.2 न्यूटन। पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। दोनों स्फीयर्स के बीच का बच्चे डिस्टेंस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि कूलम फोर्स क्या होता है, ये होता है बच्चे आपका K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिएगा एक यहाँ पे बच्चे चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हो कूलम फोर्स बच्चे क्या होता है आपका रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। तो चलिए यहाँ पे बच्चे हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन, K का वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁻⁹। Q1 दे रखा है आपको 0.4, ये माइक्रो कूलम में दे रखा है, तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लो, इधर हो जाएगा 10⁻⁻6। और दूसरा चार्ज है बच्चे आपका 0.8, तो इधर हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर। तो आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे 2। तो जब आप R स्क्वायर के लिए सॉल्व करोगे, सो फॉर R स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बच्चे डेसिमल हटा लो तो यहाँ पे एक आपका और इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली ये आएगा बच्चे आपका 18 × 8, और इधर हो जाएगा आपका 10⁻⁻4। तो R के लिए जब सॉल्व करो तो 18 8 जो होता है आपका 144 इंटू क्या आएगा आपका 10⁻⁻4। तो अल्टीमेटली बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट के बाहर लाओगे तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 12 एंड अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। ये कुछ आपका वैल्यू आएगा और ये आपका मीटर में वैल्यू आएगा। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, तो क्या करो इस मीटर को बच्चे कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 इंटू आएगा आपका 100 अपॉन दे देगा ये 100। तो ये 100 से 100 कट हो जाएगा, तो जो आपका R का वैल्यू आएगा ये आएगा बच्चे आपका 12 सेंटीमीटर, जो कि बच्चे आपका करेक्ट ऑप्शन है। और इसका ऑप्शन होगा बच्चे सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके हैं 3 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज कह रहा है कि माइनस का 3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो देखो पहला मान लेते हैं कि कोई एक A पॉइंट है और दूसरा बच्चे क्या है आपका B पॉइंट, और इन पे बच्चे चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ पे जो चार्ज है यहाँ पे कह रहा है कि ये है आपका 3 माइक्रोकूलम
और जो यहाँ पे बच्चे बी पे जो चार्ज रखा हुआ है ये है आपका माइनस का 3 माइक्रो कूलम। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है बच्चे ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यूनिट्स ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि अच्छा वैक्यूम भी दे रखा है आपको। अब कह रहे हैं कि इफ अ निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड, निगेटिव टेस्ट चार्ज पहले समझो, यहाँ पे निगेटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है बच्चे। कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ये है आपका 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। बच्चे ये मिड पॉइंट पे रखा गया है, जरा ध्यान से समझना। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब यहां से जो आपका डिस्टेंस होगा ये क्या होगा बच्चे 10 सेंटीमीटर, और इधर से भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चे आपका 10 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट को बोला गया बच्चे ओ। कह रहे हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो ये जो आपका टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बच्चे आपको बताना है। तो बच्चे क्या करो, हमको निकालना है ओ पे फोर्स, मतलब आपको निकालना है कि आपका नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, और फाइनली किसके अलोंग होगा, ओ ए के अलोंग होगा या क्या होगा बच्चे ओ बी के अलोंग होगा। पहली बात तो समझो, जब बच्चे आपके लाइक चार्जेस होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ऑलवेज क्या होता है बच्चे, इस केस में होता है आपका रिपल्सन। और जब भी आपके अनलाइक चार्जेस हो, एक प्लस दूसरा क्या हो माइनस, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे आपका अट्रैक्शन। रिपल्सन मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी, और अट्रैक्शन मतलब होता है टूवर्ड्स द बॉडी। तो देखिए अगर आप ए की वजह से देखो तो जो ओ पे फोर्स लगेगा, देखिए यहाँ पे जो चार्ज है बच्चे वो क्या है आपका निगेटिव चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है ये निगेटिव का है, माइनस का 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9। तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस चार्ज और ये क्या है बच्चे माइनस, तो जो आपका फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको मान लेते हैं ये फोर्स है हमारा F1। अब आ जाओ बच्चे बी की वजह से देखो, तो ओ पे बच्चे आपका निगेटिव चार्ज, बी पे भी निगेटिव चार्ज, अगेन क्या हो जाएगा सेम चार्ज, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो फोर्स लगेगा वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। ठीक है, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है बच्चे आपका एक ही तरफ है। तो एक चीज तो क्लियर है कि आपका जो फोर्स लगेगा वो ओ ए की तरफ लगेगा। तो इजिली यहां से आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो जो आपके ओबी वाले थे। अब जरा समझो यहाँ पे बच्चे F1 का वैल्यू क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो जो F1 का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा K। चार्ज आपको दे रखा है 3 माइक्रो कूलम, तो इसको रख जाओ 3, और इंटू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 6, और टेस्ट चार्ज आपको दे रखा है 1.5 इंटू दे रखा है 10 टू पावर माइनस का 9, ये वैल्यू दे रखा है। अपॉन देखो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, ये जो डिस्टेंस है आपकी क्या है 10 सेंटीमीटर। इसको बच्चे कन्वर्ट कर लो आप मीटर में, तो जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बेसिकली ये आ जाएगा आपका 0.1, कर दो बच्चे इसका स्क्वायर। अब जरा देखो F2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे F2 ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे तो ये रहेगा बच्चे आपका K, और यहाँ पे भी आपका निगेटिव है ये वैल्यू, तो रख जाओ 3 इंटू क्या होगा 10 टू पावर माइनस 6 इंटू क्या होगा, यहाँ पे क्या है आपका चार्ज आपका सेम रहेगा 1.5 इंटू क्या होगा 10 टू पावर माइनस का 9, और यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियस सी बात है अगेन डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि आपका F1 और F2 का वैल्यू क्या है बच्चे सेम है। तो बेसिकली क्या करें हम इजिली ऐड कर लें क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी क्या है बच्चे सेम है। तो देखो क्या हो जाएगा जब इनको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो बेसिकली जो आपका F नेट होगा, F नेट ऑब्वियसली बात है आपका ओ ए डायरेक्शन में होगा। तो बस इसको सॉल्व करके आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, पूरा सोल्यूशन हो गया है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 3 हो जाएगा बच्चे आपका 4.5 इंटू के का वैल्यू रख दो, ये हो गया बच्चे आपका 9। और जरा हम लोग पावर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चे आपका 10 टू पावर माइनस, सॉरी ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर माइनस का 15, ये होगा आपका 10 टू पावर माइनस का 15, और 10 टू पावर हो गया माइनस का 15, और जो k का वैल्यू आपका आएगा उसका भी वैल्यू क्या होगा 10 टू पावर 9 अपॉन ये लिखा है आपका 0.01, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बच्चे क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये दोनों का जो वैल्यू है वो बच्चे क्या है सेम है। अब बस इसको सॉल्व कर जाओ, देखो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चे इसका पावर। तो क्या हो जाएगा, ये बच्चे 2 लिखा हुआ है, सो मल्टीप्लाई करो 4.9 से, तो ये हो जाएगा 9 इंटू क्या होगा बच्चे 9, और देखिए क्या हो जाएगा 10 टू पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6
अपॉन आएगा यहाँ पे 0.01। तो यहाँ से भैया डेसिमल हटा दो, इधर क्या हो जाएगा आपका 100 इंक्रीज हो जाएगा, तो 9 9 हो जाएगा बच्चे 81, इंटू क्या आएगा यहाँ पे 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ये कुछ आपका आएगा बच्चे वैल्यू। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो क्या हो जाएगा, ये 8.1 इंटू बचेगा आपका 10⁻⁻³ न्यूटन। ये आपका आएगा बच्चे फाइनल आंसर। तो 8.1 इंटू 10⁻³ देखोगे तो आपको पहला ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन द फिगर AB इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चे ये आपको दे रखा है, ये है बच्चे आपका लैम्डा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चे तो ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है। पहली बात तो ये समझो। अगर बच्चे क्या करें, इसको हम और थोड़ा इंक्रीज कर दें तो बच्चे इस पॉइंट की वजह से क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ आपका ऐसा शो होगा। ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं बच्चे क्या है, θ1, और यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं बच्चे हम लोग, θ2। अब जरा देखो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैरेलल कंपोनेंट होगा और बच्चे क्या होगा, एक आपका होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा बच्चे ये होगा आपका EX। तो EX को बच्चे क्या लिख सकते हो आप, K लैम्डा अपॉन, देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको दे रखा है A, बेसिकली ये A होगा, ये आपकी डिस्टेंस दे रखी है A, तो हम लोग A कंसीडर करेंगे और आपका EX क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है बच्चे जो EX का वैल्यू होगा ये क्या होगा बच्चे आपका cos θ1 माइनस क्या होगा बच्चे cos θ2। ये वैल्यू होगा आपका cos θ1 माइनस होगा आपका cos θ2। ऐसे ही बच्चे आप क्या निकाल लो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो, जो कि होगा बच्चे आपका EY इक्वल्स टू क्या होगा K लैम्डा बाई A, और इधर क्या देगा आपको sin θ1 प्लस sin θ2। ये बच्चे हम पूरा इसको जब डिराइव करते हैं तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है। आपका एक है बच्चे आपका पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा है बच्चे आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना वायर दे रखा है, इसका मतलब बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो θ2 का वैल्यू है बच्चे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और θ1 जो है यहाँ पे वो क्या होगा आपका 90 होगा। θ1 हो गया 90 और θ2 हो गया बच्चे आपका 0। तो जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो देखो EX बच्चे क्या देगा, जो EX का वैल्यू है ये हो जाएगा बच्चे आपका K लैम्डा बाई A। देखो θ1 आपका क्या है बच्चे 90, θ2 हो जाएगा 0, तो ये दे देगा आपको माइनस का K लैम्डा बाई A, ये आ जाएगा आपका EX। और अगर आप EY निकालोगे यहाँ से तो जो EY का वैल्यू होगा देखो क्या दे देगा, ये आएगा आपका K लैम्डा बाई A। θ1 90 है तो साइन 0 तो आपको 0 दे देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू बच्चे होता है आपका 1। तो बेसिकली जो आपका y कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आएगा बच्चे आपका K लैम्डा बाई A। अब आप जानते हो कि एक हो गया बच्चे आपका x एलॉन्ग, दूसरा है बच्चे आपका y डायरेक्शन में, तो आप जानते हो नेट कैसे निकालेंगे, तो जो आपका E नेट होगा, सो E नेट विल बिकम, ई नेट जो आएगा बच्चे ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट EX स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे EY स्क्वायर। तो निकाल दो जरा भाई, यहाँ पे वैल्यू रख जाओ तो क्या होगा, देखिए और वैल्यू तो आपकी सेम ही दे रखी है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट 2 आपका ऐड हो जाएगा। तो जो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू आएगी देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K जेड स्क्वायर रूट 2, सॉरी K लैम्डा होगा यहाँ पे, K लैम्डा, ये जो वैल्यू होगी बच्चे ये होगा K लैम्डा बाई A। तो यहाँ पे हो जाएगा K लैम्डा बाई A इंटू क्या हो जाएगा बच्चे आपका √2, जो कि आपकी होगी एक्स्ट्रा वैल्यू। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है K की, जो क्या होती है आपकी 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जरा K का वैल्यू रख जाओ और सॉल्व कर जाओ फाइनली। तो जो आपका बच्चे E नेट आएगा वो आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन दे देगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका स्क्वायर रूट 2। तो अगर आप देखोगे तो आई थिंक थर्ड ऑप्शन बच्चे आपको यही दे रखा है, तो ई नेट आपका क्या होगा बच्चे, थर्ड ऑप्शन, मतलब ये करेक्ट होगा। बस ये समझिएगा कि यहाँ पे आपका पैरेलल कंपोनेंट है, ये बच्चे आपका क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। θ1 आपका 90 और θ2 क्या है बच्चे आपका 0, और इसको रख के बच्चे सॉल्व कर देना है। चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका न्यूक्लियर से है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस द मास नंबर कर्व विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट। कौन बच्चे आपका करेक्ट है? देखिए कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर रेंज 30 to 170, जो कि बच्चे बिल्कुल सही है। तो अगर हम लोग बच्चे बाइंडिंग एनर्जी कर्व की अगर बात करें तो जो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ते हैं वो किससे किसके बीच में प्लॉट होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टू बच्चे ये होता है आपका मास नंबर के बीच में हम लोग प्लॉट करते हैं। तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होता है बच्चे, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा शो करता है। तो ये जो बच्चे आपका रीजन होता है यहां से लगभग यहां तक का, ये आपका 30 to 170 बीच मास नंबर के बीच में लाई करता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो पूरा दिया हुआ है। तो ये जो रीजन होता है वो 30 से लगभग आपका 170 के बीच का होता है। तो यहाँ पे आपकी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है ये आती है बच्चे आपकी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सबसे ज्यादा आती है बच्चे वो होती है आपकी आयरन की, जो कि होती है बच्चे आपकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब बच्चे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर रेंज फ्रॉम 30 to 170। तो पहला तो बच्चे करेक्ट है। आते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पे। कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर द बोथ लाइट न्यूक्लियाई। यदि बच्चे ए से नीचे है तो देखो ए 30 से नीचे जाने पे क्या हो रहा है बच्चे, आपका लेस होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और हैवी न्यूक्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चे हम लोग ले लें यूरेनियम, तो यूरेनियम के लिए भी क्या हो जाएगी आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो लगभग लगभग आता है आपका 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये से आता है बच्चे आपका 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी बच्चे क्या होगा आपका लेस होगा। और ये भी बिल्कुल सही है कि आपका जब 30 से क्या हो लेसर हो या 170 से ग्रेटर हो तो आपका क्या देगा, एक लोअर वैल्यू देगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द A56, जो कि होता है बच्चे आपका आयरन। इसका मतलब आपका जो आयरन है वो हाईली स्टेबल है। जो आयरन है बच्चे वो क्या है, हाईली स्टेबल है। तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चे तीसरा भी आपका करेक्ट है। अब अगर आप चौथे में देखोगे, इन रीजन बच्चे कह रहे हैं कि 0 से 80 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज विद द मास नंबर। तो कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज विद द मास नंबर। तो नहीं भाई, 0 से 30 तक तो बढ़ता है, लेकिन 30 से 80 के बीच में आपका ऑलमोस्ट क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका हो जाएगा गलत, चौथा ऑप्शन आपका होगा रॉन्ग। तो इसका मतलब है, मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम। देखो पहले देखो फिजन होता क्या है बच्चे। पहली बात तो आपका एक हैवी न्यूक्लियस दो बच्चे क्या हो रहा है कंपैरेटिवली लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है बच्चे आपके 3 न्यूट्रॉन बच्चे रिलीज होते हैं, प्लस क्या होता है यहाँ पे कुछ आपकी एनर्जी रिलीज होती है साथ में। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्यू वैल्यू। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पहले इंक्रीजेस विद द मास नंबर एट हाई मास नंबर्स। कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो आपका फिजन बच्चे कब पॉसिबल है ये पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि इंक्रीजेस विद द मास नंबर एट हाई मास नंबर। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हाई मास नंबर पे आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो होनी चाहिए बच्चे मैक्सिमम। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता है। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यूरेनियम के लिए आपका जो बाइंडिंग एनर्जी था वो था आपका 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयरन के लिए कितना था 8.8। तो इसका मतलब बच्चे ये हो जाएगा आपका गलत। दूसरा कह रहा है कि डिक्रीजेस विद द मास नंबर एट हाई मास नंबर। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि डिक्रीजेस विद द मास नंबर। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे कह रहा है कि डिक्रीज कर रहा है विद द मास नंबर एट हाई मास नंबर। हाँ बिल्कुल सही है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो हाई मास नंबर के लिए क्या होती है बच्चे, डिक्रीज होती है। तो दूसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। तीसरा कह रहा है कि इंक्रीजेस विद द मास नंबर एट लो मास नंबर। आपको पता है कि 30 से नीचे आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, कम होती है। तो ये भी आपका कट हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि डिक्रीजेस विद द मास नंबर एट लो मास नंबर। तो डिक्रीजेस कह रहा है
विद द मास नंबर एट लो मास नंबर। तो बेसिकली हम लोग फिजन की जब बात करते हैं तो हम हैवी न्यूक्लियस की बात करते हैं हमेशा, जब फ्यूजन की बात करते हैं तो हम लोग लाइट न्यूक्लियाई की बात करते हैं। तो बच्चे ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे थे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम। ध्यान से समझना, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए पूछा हुआ है। एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय द फैक्टर। और मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चे तो जरूर साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस को लेकर इस क्वेश्चन को गलत करोगे। देखिए बच्चे, वॉल्यूम एटम का जो आपका साइज होता है ये होता है 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लियस की, तो इसका जो साइज होता है ये होता है 10 टू पावर माइनस का 15। तो आपसे पूछा है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बच्चे क्या करेगा, आपका चेंज होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एटम बच्चे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पे होगा पाई, और आर की जगह क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 10 का होल क्यूब। अगर आप लिखोगे बच्चे न्यूक्लियस के लिए, तो देखो न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 टू पावर माइनस का 15 टू पावर होगा होल क्यूब। यहाँ पे क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो इसे मान लेते हैं बच्चे क्या है V1, ये क्या है बच्चे आपका V2, इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कट हो जाएगा, ये देगा आपको 10 टू पावर माइनस का 30, और इधर आएगा आपका 10 टू पावर माइनस का 45। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर 15। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे V2 इंटू आएगा बच्चे आपका 10 टू पावर 15। V2 क्या था बच्चे आपका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, V1 था आपका वॉल्यूम ऑफ एटम। तो कितने फैक्टर आपका ग्रेटर होगा, 10 टू पावर 15 फैक्टर बच्चे क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो क्या होगा आपका सेकेंड, क्योंकि आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस कि आपका एटम का जो वॉल्यूम होगा वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कितना ज्यादा होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो होगा सेकेंड। देखिए बच्चे नेक्स्ट असर्शन रीजन है, कह रहा है कि निगेटिवली चार्ज बॉडी मींस दैट द बॉडी हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर कह रहा है कि व्हाइल अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी मींस द बॉडी हैज लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी आपकी न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी अगर बच्चे क्या है आपकी न्यूट्रल बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कुछ हम उसको चार्ज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन पे चूंकि चार्ज होता है बच्चे आपका निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे आपका निगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आपका जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है इसका मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, आपके कुछ इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। देखिए यहाँ पे रीजन क्या दे रखा है आपको, रीजन दे रखा है चार्जिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने आपको बताया कि चार्जिंग और अनचार्जिंग में जो होता है बच्चे वो क्या होता है आपका प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बिल्कुल सही है। और इसी की वजह से बच्चे क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी पे आते हैं। तो बेसिकली रीजन असर्शन को बच्चे प्रॉपरली सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे ये हो जाएगा बच्चे आपका फर्स्ट। इसका मतलब इस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फर्स्ट ऑप्शन का क्या होगा बच्चे करेक्ट होगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डेफिसिट ऑफ पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज। तो भैया Q इक्वल्स टू दे रखा है आपको 1 कूलम चार्ज। तो Q इक्वल्स टू जानते हो बच्चे क्या होता है, इट इज नथिंग बट n टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल्स टू निकाल लो, क्या हो जाएगा Q/E। Q दे रखा है आपको, ये है आपका 1 कूलम, E क्या है आपका 1.6 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर माइनस का 19। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये बच्चे आपको वैल्यू दे देगा, ये आएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू पावर आएगा बच्चे आपका 18, ये दे देगा बच्चे आपको फाइनल आंसर। तो जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे वो कितने आएंगे आपके, ये होंगे 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इसका मतलब आपका जो इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कूलॉम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कूलॉम फोर्स क्या है बच्चे आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका वर्क डन होगा बाय द कूलम फोर्स वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और आपका वर्क मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है कि कूलम फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है।
अब कह रहे हैं कि कूलम फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। देखिए ऑलवेज अट्रैक्टिव तो नहीं होगा, जब क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या माइनस माइनस चार्ज होगा तो यहाँ पे होगा बच्चे रिपल्सन, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे होगा बच्चे अट्रैक्शन। तो बच्चे आपका जो ये रीजन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखो तो इसका तीसरा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा कि असर्शन आपका करेक्ट है और रीजन क्या हो जाएगा बच्चे, इनकरेक्ट। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियर फोर्स बिकम स्ट्रॉन्ग इफ द न्यूक्लियस कंटेन्स टू मैनी प्रोटॉन कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स। कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स स्ट्रॉन्ग इफ द न्यूक्लियस कंटेन्स टू मैनी प्रोटॉन कंपेयर टू न्यूट्रॉन। नहीं, कुछ ऐसा बच्चे न्यूक्लियर फोर्स नहीं एक्सप्लेन्ड है आपका, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो या बच्चे क्या हो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, सबके बीच आपका क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सेम होता है। बशर्ते यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर फोर्स आपका शॉर्ट रेंज होता है, मतलब इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो किसमें होनी चाहिए बच्चे, फर्मी के ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होता। कह रहा है न्यूक्लियर फोर्स बिकम स्ट्रॉन्ग इफ द न्यूक्लियस कंटेन्स टू मैनी न्यूट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ये भी बच्चे आपका रॉन्ग है, इससे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा कह रहे हैं कि न्यूक्लियाई विथ एटॉमिक नंबर लेस देन 22 शोज द टेंडेंसी टू डिसइंटीग्रेट। नहीं भैया, ग्रेटर देन 82, मतलब 83 से का बिस्मथ स्टार्ट होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो नहीं होगा बच्चे आपका, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। चौथा कह रहे हैं कि इफ न्यूक्लियर फोर्स बिकम वीक इफ द न्यूक्लियस कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो यहां पे कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जरा इस पॉइंट को समझो बच्चे कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का बच्चे मतलब क्या है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होने से, जैसे हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब का क्या होगा बच्चे, आपका मास नंबर ग्रेटर हो जाएगा, और मास नंबर ग्रेटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगा बच्चे, लेसर हो जाएगा। इसके मतलब जो आपका बच्चे हायर, मतलब आपका हैवी न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा बच्चे, लेस स्टेबल होगा। क्या होगा बच्चे, ये होगा आपका लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, आपका चौथा ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो जाएगा। The nuclear force becomes weak if the nucleus contains a large number of nucleons। हालांकि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ये पूरी बातें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट ये बात तो आपका फैक्ट है कि जैसे ही बच्चे ये क्या होगा हैवी मतलब आपका जो हैवी न्यूक्लियस होगा उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा वो बच्चे लेस होगा, तो वो आपका लेस स्टेबल होगा कंपेरेटिव टू अपर वन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बच्चे देखिए अगला 36 कह रहे कि एज्यूमिंग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड पर फिजन। कह रहे कि बाय द यूरेनियम 92 यूरेनियम आपको दे रखा है 235। कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड। पर सेकेंड पूछा है, रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 किलोवाट पावर, कि वो 1 किलोवाट पावर बच्चे क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो बेसिकली बच्चे इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हो नंबर ऑफ फिजन, नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड, पर सेकेंड ये क्या होता है बच्चे, आपका पावर रिलीज्ड, जो भी आपका पावर है अपॉन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ईच फिजन। ये होता है बच्चे आपका एनर्जी ऑफ ईच फिजन। तो देखो बेसिकली बच्चे क्या होगा, पावर आपको पता है ये है आपका 1 किलोवाट, तो इसको लिख दो बच्चे वॉट में, तो ये हो जाएगा 1000 वॉट। एनर्जी आपको दे रखा है ये है आपकी 200 इंटू हो जाएगा 10 टू पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 1.6 इंटू आएगा यहाँ पे 10 टू पावर माइनस का 19, ये कुछ आपको देगा। तो इसको जरा बच्चे सॉल्व करना है आपको। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो पहले तो पावर सारे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 जीरो तो यहाँ से चले गए, 2 जीरो चले गए बच्चे, ये बचेगा आपका इसको 10 टू पावर 6, यहाँ बचेगा 10 टू पावर माइनस का 13, तो ऊपर क्या बचा आपका 10 इंटू इधर बचा 10 टू पावर ये हो जाएगा आपका प्लस 13 अपॉन नीचे आएगा बच्चे आपका 3.2, तो यहाँ से ये हटा लो, ये आपका ऊपर चला गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखोगे 32 थ्रीजा आपका होगा 96, तो ये 3 हो जाएगा, बचेगा बच्चे यहाँ पे क्या आपका बचेगा 4, डेसिमल फिर से इंक्रीज करोगे तो 40 हो जाएगा, तो 3.1 और
इंटू क्या होगा बच्चे आपका 10 टू पावर 13 रहेगा, तो लगभग 3.1, और अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो सब में ही 3.125 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा 3125 तो बच्चे आपका आएगा। पावर आपको समझनी है, तो 3125 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 10 टू पावर 13, जो होगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। और याद रखिएगा यहाँ पे पर सेकंड दिया था तो आपका ये आंसर आ गया। अगर इसी में पूछ देता आपसे कि पर मिनट या पर हार, तो बच्चे आपका आंसर चेंज हो जाता। हम लोग 60 या 3600 से क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। चलिए बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 37, कह रहे हैं कि पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम 7 एंड हीलियम 4 न्यूक्लियस एनर्जी दे रखा है आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि है 5.60 एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन पूछा है कि एनर्जी रिलीज्ड। हमेशा एक बात याद रखो, एनर्जी जब भी रिलीज पूछे तो इसका मतलब है बच्चे कि आपका प्रोडक्ट का एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो किससे ज्यादा होगा, रिएक्टेंट से ज्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। तो देखो आपको रिएक्शन क्या दे रखी है, ये है आपका रिएक्शन 3Li7, ये बच्चे आपका होगा 1H1, ये जो लिखा हुआ है ये होगा 1H1। और देखो एरो क्या हो जाएगा, दो बच्चे हीलियम दे रखे हैं तो ये हो जाएगा 2He4 प्लस क्या होगी कुछ एनर्जी अच्छे यहाँ पे रिलीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, ये है आपका 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे रखा है। और अगर हम लोग हीलियम की बात करें तो ये दे रखा है बच्चे आपको 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा है, पहले तो निकाल लो भाई इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी फॉर लिथियम क्या आएगा, पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। तो भैया क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, आप ऑब्वियस ही बात है मास नंबर से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 5.60 इंटू क्या होगा बच्चे 7, जो मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 6 जा 42, 7 5 जा क्या होगा 35, 35 क्या हो जाएगा 4, 39, तो 39.20 ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग बात करें बच्चे हीलियम की, सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर द हीलियम, ये बच्चे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इसका मास नंबर है 4 इंटू हो जाएगा 7.06। अब देखो यहाँ पे आपके 2 हीलियम है तो यहाँ पे क्या करो फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली हमको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है 7.06 में। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जा 48 और 8 7 जा हो जाएगा बच्चे आपका 56, तो 56.48 ये देगा बच्चे आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे रिलीज्ड एनर्जी। जब यहाँ पे निकालोगे बच्चे क्या आप रिलीज्ड एनर्जी, तो क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली ये हो जाएगा आपका 56.48 माइनस होगा 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको बच्चे कैलकुलेट करो तो देखो क्या देगा, ये आ जाएगा आपका 8, इधर आ जाएगा 2, 16 9 बचेगा बच्चे 7, 4 3 बचेगा आपका 1, तो 17.3 जो आपकी रिलीज एनर्जी आएगी वो कितनी, अगर राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 17.3, ये आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एक सीधी सी बात है, रिलीज एनर्जी मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से बच्चे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये आपको समझना है। चलिए बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर फिजन इज ड्यू टू फ्यू मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, नन ऑफ द गिवन। देखो कह रहा है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट इज लेसर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंटल एलिमेंट। तो एनर्जी इज क्या हो, कह रहा है कि रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर फिजन, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कह रहा है कि जो फ्रेगमेंट की होगी वो लेस देन होगी बच्चे आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल एलिमेंट से। भैया देखो अगर आपका प्रोडक्ट का एनर्जी बच्चे लेस है किससे, मतलब आपका प्रोडक्ट का बच्चे ग्रेटर हो गया, अगर किससे प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट, देखो यहाँ पे ये आपका हैवी न्यूक्लियस फिजन क्या हुआ, यहाँ पे दो आपका स्मॉलर न्यूक्लियाई में ये ब्रेक हो गया। अब कह रहा है कि द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट इज लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंटल एलिमेंट। अब वो कह रहा है कि जो इनकी बच्चे बाइंडिंग एनर्जी है, जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी से बच्चे क्या होगी, लेस होगी। अरे नहीं भाई, ये क्या होगी बच्चे, इसकी ग्रेटर होगी, तभी तो बच्चे एनर्जी रिलीज होगी। ये बात ध्यान रखना, जब आपका ये एनर्जी बच्चे क्या होगा, इनका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो ग्रेटर होगा, इसीलिए बच्चे क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगा। यही होता है आपका क्या बच्चे, फिजन प्रोसेस। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 आपके हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं साथ में,
ये आपको याद रख चलना है। अब देखो चौथा ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंटल एलिमेंट। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंटल एलिमेंट। नहीं भाई, ये भी गलत है आपका, इक्वल भी नहीं होता। आपका हमेशा प्रोडक्ट का क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कुछ मास डिफेक्ट आता है, तो मास डिफेक्ट की वजह से आपकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यू मास, कौन सा मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये जो फ्यू मास है बच्चे, ये है आपका मास डिफेक्ट। क्या है बच्चे आपका, ये मास डिफेक्ट, ये याद रखिएगा। और इस मास डिफेक्ट की वजह से आपकी क्या होती है बच्चे, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी मास इक्विवेलेंस क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम टाइम्स सी स्क्वायर। ये एक सिंपल सी बात बच्चे याद रखना। तो इसका पहला ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव की, तो बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा कैसी होती हैं आपकी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर हम बात करें बच्चे किसकी, नेगेटिव चार्ज की, तो फॉर द नेगेटिव चार्ज ये होते हैं बच्चे आपके इनवर्ट्स। ये कुछ ऐसे रहता है, ये होता है आपका रेडियली इनवर्ट्स। तो पैराबोलिक तो होगा नहीं, सर्कुलर, क्योंकि एक पॉजिटिव के लिए दे रखा था, तो क्या होगा, सर्कुलर नहीं होगा, रेडियली क्या होगा बच्चे आपका, आउटवर्ड। तो आपका इसका ऑप्शन होगा बच्चे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर फिजन इज पॉसिबल, फिजन कह रहा है बिटवीन लाइट न्यूक्लियाई। नहीं भाई, लाइट न्यूक्लियाई में तो आपका फ्यूजन होगा, ओनली बिटवीन हैवी न्यूक्लियाई, ओनली इन हैवी न्यूक्लियाई होगा बच्चे। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बिटवीन बोथ लाइट एंड हैवी, सिर्फ हैवी के बीच में होता है। ओनली बिटवीन न्यूक्लियाई विच आर स्टेबल अगेंस्ट बीटा डिके। नहीं बच्चे, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा। सिर्फ हैवी न्यूक्लियस में ही बच्चे क्या होगा आपका, न्यूक्लियर फिजन पॉसिबल है। फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन कह रहा है कि क्या है, देखो यहाँ पे बच्चे ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल दे रखा है, मतलब 4 1H1, ये रिएक्शन आपकी वन स्टेप में लिखी हुई है। यहाँ पे 2He4 प्लस बच्चे कह रहा है कि 2 पॉजिट्रॉन है यहाँ पे, प्लस क्या है 2 न्यूट्रॉन, प्लस 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लाइट न्यूक्लियाई क्या हो रहा है बच्चे, कंबाइन होके एक कंपैरेटिवली एक हैवी न्यूक्लियस में क्या हो रहा है बच्चे, फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ये कौन सा होगा बच्चे, फ्यूजन रिएक्शन। क्योंकि आप जानते हो फ्यूजन में ये कैसा जाता है आपका 1H1 प्लस 1H1, इधर बनता है बच्चे आपका 1H2, और प्लस क्या होता है बच्चे आपका कुछ एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। और फिर बच्चे ये क्या होता है 1H2 फिर से कंबाइन होता है 1H1 के साथ, फिर बनता है आपका 1H3, और इसके बाद फिर क्या होता है आपका 1H3 आपका 1H1 के साथ कंबाइन करेगा, देन बनता है बच्चे आपका हीलियम, मतलब 2He4 प्लस ये टोटल एनर्जी बच्चे आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बच्चे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन X200 एरो A110 प्लस B90 इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, X के लिए दे रखा है बच्चे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये है आपका 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और A के लिए बच्चे दे रखा है ये है आपका 8.2। तो दोनों के लिए ही दे रखा है आपका 8.2 A और B के लिए। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो क्यों है यहाँ पे सेम, ऑब्वियस सी बात है, ये 30 से 170 के बीच में लाई कर रहे हैं, इसीलिए इनका जो आपका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा वो क्या होगा बच्चे, सेम होगा, इसीलिए सेम दे रखा है। अब कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली देन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, मैंने आपको पहले भी बताया है एनर्जी रिलीज मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, रिएक्टेंट से बच्चे ज्यादा होगा। तो पहले निकाल जाओ जरा बाइंडिंग एनर्जी फॉर एक्स। बाइंडिंग एनर्जी आपका एक्स के लिए क्या आएगा, ये होगा 7.4 इंटू हो जाएगा 200, और ऑब्वियस ही बात है ये किसमें आएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा हो जाएगा बच्चे आपका 14, इंटू क्या होगा बच्चे आपका 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देगा बच्चे आपको 1480 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब अगर हम बच्चे बात करें बाइंडिंग एनर्जी ए और बी के लिए, तो इनको हम बच्चे साथ में ही निकाल लेते हैं। देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रोडक्ट, देखो कैसे निकालेंगे, जब आप प्रोडक्ट के लिए निकालोगे तो क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 110 इंटू आएगा 8.2
प्लस क्या होगा यहाँ पे 90 इंटू हो जाएगा 8.2 एंड ऑब्वियसली बात है ये क्या देगा आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। तो 8.2 को ले लो कॉमन, इंटू क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 110 प्लस 90 देगा बच्चे आपको 200। तो भाई अब मल्टीप्लाई कर जाओ यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिलीज एनर्जी आपसे पूछा है, तो जो रिलीज्ड एनर्जी होगी बच्चे, रिलीज्ड एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये होगा आपका 1640 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1480 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी बच्चे आपकी फाइनल रिलीज्ड एनर्जी 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कह रहा है कि सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। तो चाहे बच्चे आपका नेगेटिव चार्ज हो, चाहे ये बच्चे क्या हो आपका पॉजिटिव चार्ज हो, ये हो गया आपका सोप बबल। अगर बच्चे ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, चार्जेस जो है क्या है सेम चार्ज है, मतलब लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। जब बच्चे रिपेल करेंगे तो क्या होगा, इसका रेडियस बच्चे इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये किसके द्वारा बैलेंस होगा, ये बच्चे आपका सरफेस टेंशन के द्वारा बैलेंस भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रेडियस होगा बच्चे सो बबल का, वो क्या हो जाएगा बच्चे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपका निगेटिव चार्ज हो या बच्चे पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों में ही क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। देखिए पॉजिटिव होगा तो फिर से क्या होंगे लाइक चार्जेस, फिर से आपका क्या होगा रिपल्सन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो सोप बबल की रेडियस है बच्चे वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। किससे, जब उसको हम निगेटिव चार्ज दें या दें बच्चे पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चे 44 नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, कूलॉम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस ये हो गया और ये हो गई बच्चे आपकी ऑर्बिट। इसमें बच्चे आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इसका मतलब पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो बाइंड बच्चा करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, उसको बोलते हैं बच्चे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, न्यूक्लियर फोर्स। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बोलते हैं, ना ही वो कूलम्स लॉ होता है। इसका मतलब दूसरा आपका गलत है। चूंकि दूसरा गलत है तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। बाइंड एटम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे ये भी सही है कि आप एटम्स को टुगेदर क्या करता है बच्चे, बाइंड करता है किसको बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए। बाइंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड्स। तो बच्चे ये सबके लिए बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। सो बेसिकली आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि ये क्या होता है बच्चे आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो चलिए बच्चे, और ये आपके ऑप्शंस क्या होंगे बच्चे, गलत होंगे। एक्चुअल में सही है बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। आप जानते हो कि आपका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से जरा और सब तो सही है, बस आपको यूनिट में प्रॉब्लम होगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो बच्चे यूनिट होगा ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये जो यूनिट होगा बच्चे ये क्या देगा, देखिए Q1 Q2 मतलब हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा बच्चे आपका मीटर स्क्वायर। ये आपका होगा यूनिट, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। आप चाहो तो बच्चे इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। यहां से अगर आप एप्सिलॉन नॉट के लिए सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब जब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे पूरी तो आपको दे देगा क्या, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12। देखिए कह रहे हैं कि 2 चार्ज आपके हैं प्लस 4e। दो चार्जेस है बच्चे, पहली बात तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है प्लस 4e, और दूसरा चार्ज आपको दे रखा है बच्चे प्लस e। कह रहे हैं कि आर एट आर डिस्टेंस अपार्ट, मतलब ये x डिस्टेंस पे है दोनों। समझिए आगे कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस अ चार्ज q मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम चार्ज e
चार्ज ई से कितना दूरी पे रखें इसको हम, कि आपका जो नेट है यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट इट इन इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो बच्चे, इक्विलिब्रियम में हो। मान लेते हैं ये डायरेक्ट आपकी जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चे, डी। अच्छा, इक्विलिब्रियम में हो इसका मतलब आपका जो नेट फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। जो एफ नेट होगा बच्चे वो होगा आपका जीरो, ये कह रहा है। अब जरा समझो, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव, और प्लेस फ्रॉम द चार्ज ई, ये जो चार्ज होगा बच्चे ये क्या होगा बच्चे आपका, ये भी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑब्वियसली बात है टेस्ट चार्ज है। तो देखो इस प्लस ई चार्ज की वजह से आपका जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। मान लेते हैं कि ये फोर्स है आपका F1, इस प्लस 4e चार्ज की वजह से आपका एक इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मान लेते हैं ये है आपका F2। तो यहाँ पे जो आपका F नेट होगा, पहले तो F1 और F2 की वैल्यू देख लो भाई। जो F1 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, F1 आपको क्या देगा, मान लेते हैं ये जो चार्ज है ये है आपका बच्चे क्या, इससे मान लेते हैं स्मॉल q, तो ये हो जाएगा k टाइम्स q, ये हो जाएगा e अपॉन दे देगा बच्चे ये d स्क्वायर। अगर आप देखोगे बच्चे F2 का वैल्यू, तो F2 का जो वैल्यू होगा वो क्या दे देगा, अच्छा ये है हो गया d, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी ये कितनी आएगी आपकी, ये आएगी बच्चे d माइनस एक्स। तो जब आप F2 के लिए सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k इंटू 4 टाइम्स q ई हो जाएगा, अपॉन देगा ये आपको d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू आपको स्लाइड ग्रेटर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ नेट आपका क्या होना चाहिए बच्चे, जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली आपके जो ये फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी आपको एफ नेट क्या देगा बच्चे, जीरो देगा। तो F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, F2 हो जाएगा। तो यहां से जरा सॉल्व कर जाओ, k टाइम्स क्यू ई अपॉन क्या होगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 टाइम्स k क्यू ई अपॉन हो जाएगा यहाँ से d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो k क्यू ई से k क्यू ई कट गया, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, d माइनस एक्स अपॉन डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा बच्चे 4। ये कुछ आपको वैल्यू देगा। अगर आप इसको अंदर सॉल्व करोगे तो देखो d से d क्या होगा बच्चे, कट हो जाएगा। देखो बच्चे मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, तो ये d से d बच्चे कट हो गया, तो यहां बचेगा आपका बच्चे क्या, 1 माइनस एक्स बाई डी, ये कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4। तो 1 माइनस एक्स अपॉन डी इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो यहां से जब हम लोग x अपॉन डी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा बच्चे आपको, देखिए जब हम लोग x अपॉन डी के लिए सॉल्व करेंगे बच्चे, देखो ये वैल्यू क्या आएगी, हाँ x अपॉन जब d के लिए हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x बाई डी। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ हुआ है, ये होगा आपका x माइनस डी, ये d माइनस एक्स नहीं होगा, यहाँ पे आएगा आपका x माइनस डी, ये हो जाएगा x माइनस डी का होल स्क्वायर। अब जब हम करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, अगेन ये आपका चेंज होगा, यहाँ पे ये भी आएगा आपका x माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आप करोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन डी माइनस 1 देगा, तो यहाँ पे स्लाइड चेंज है। देखो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देगा बच्चे आपको x अपॉन डी माइनस हो जाएगा 1 इक्वल्स टू होगा बच्चे आपका 2, तो x अपॉन डी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3। तो यहां से आप निकालोगे बच्चे d की वैल्यू, तो d इक्वल्स टू क्या देगा बच्चे आपको, x बाई 3। तो जो हमारा वैल्यू है वो E से कितना है बच्चे, x बाई 3 डिस्टेंस पे है, जहां पे क्या होगा बच्चे आपका इक्विलिब्रियम होगा, मतलब नेट फोर्स बच्चे वहां क्या होगा, जीरो होगा। अगर यही आपसे 4e चार्ज से पूछा होता तो यहाँ पे क्या होता, आंसर आपका 2x अपॉन 3 हो जाता। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, थर्ड ऑप्शन x बाई 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, वन ऑफ द चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाई 10%। देखो पहले तो दो आपके पॉइंट चार्जेस है, रिपेल ईच अदर मतलब दोनों ही कैसे हैं, सेम चार्ज है। तो Q1 Q2 मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग दो चार्ज ये सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चे क्या है आपकी x। तो यहाँ पे ये जो फोर्स होगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, k, ये हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन होगा बच्चे ये x स्क्वायर,
और ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये किसके इक्वल है, आपका 100 न्यूटन के इक्वल है। के Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि एक को 10% इंक्रीज कर दिया गया तो दूसरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 10%। तो देखो एक को जब 10% बढ़ाया गया तो Q1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q1/10, ये आपका इंक्रीज हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, Q2 माइनस हो जाएगा आपका Q2/10, ये हो गया। तो अब जो चार्जेस बचेंगे आपके, ये कितना हो जाएगा, 11Q1/10, ये चार्ज बचा। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 9Q2/10, ये बचा आपका दूसरा चार्ज। और दोनों का डिस्टेंस आपका क्या है बच्चे, सेम है। डिस्टेंस क्या है बच्चे, वो x ही है। तो निकाल जाओ बच्चे इनके बीच का फोर्स। इसको फोर्स को मान लेते हैं, ये है आपका F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K टाइम्स Q1 Q2, तो ये है आपका 11/10 Q1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9Q2/10 अपॉन होगा बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो ये जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है बच्चे इसको बाहर लिख लो। तो जब न्यूमेरिक वैल्यू को बाहर लिख लोगे तो जो आपका एफ डैश होगा वो कितना हो जाएगा, 99 अपॉन हो जाएगा बच्चे 100 इंटू के टाइम्स आएगा आपका Q1 Q2/एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो आपने पीछे ऑलरेडी निकाला हुआ है के Q1 Q2/एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये लिखा हुआ है बच्चे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर जाओ। तो जो एफ डैश का वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा, 99/100 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100, तो 100 से 100 गया। तो जो एफ डैश का वैल्यू होगा वो कितना देगा आपको, 99 न्यूटन। ये आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल फोर्स, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा है, ये है आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है कि न्यूट्रल पेंडुलम ऑस्किलेट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एज शोन इन फिगर। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू द पेंडुलम देन इट्स टाइम पीरियड। तो उसके टाइम पीरियड में बच्चे क्या इफेक्ट आएगा। आप जानते हो कि हमेशा जो एक्चुअल में आपकी फील्ड होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो ये हो गया बच्चे आपका पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव, ये हो गया निगेटिव। ये आपको मास दे रखा है, ये मास, इसका जो पेंडुलम का मास है वो क्या है आपका, स्मॉल m। कंसीडर कर लेते हैं क्या है बच्चे, स्मॉल m। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे क्या होगा, क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ होगा बच्चे रिपल्सन। अब आपको पता है कि इसका mg तो नीचे की ओर ही काम करेगा। तो देखो ये हो गया बच्चे आपका पेंडुलम, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, F आपका मतलब QE ऊपर की ओर लग जाएगा, mg बच्चे नीचे की ओर लग गया। तो इसका मतलब इसका जो F नेट होगा वो क्या होगा बच्चे, mg माइनस कितना आएगा बच्चे आपका QE, ये हो जाएगा आपका F नेट। अब आप जानते हो कि टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा बच्चे आपका L अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे आपका G इफेक्टिव, ये हो जाएगा बच्चे आपका टाइम पीरियड। तो यहां से जब निकालोगे बच्चे तो ये क्या वैल्यू देगा, देखो ये हो जाएगा MA इक्वल्स टू आ जाएगा आपका MG माइनस का QE। तो यहां से जो A का वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा, ये जो A का वैल्यू आएगा बच्चे ये हो जाएगा आपका G माइनस QE अपॉन M। तो ये जो आपका G वैल्यू देगा एक्चुअल में जो आपका एक्सीलरेशन होगा 2 पाई कितना होगा बच्चे यहाँ पे स्क्वायर रूट L अपॉन G माइनस आ जाएगा यहाँ पे QE अपॉन M। मतलब ये G का वैल्यू आपका कम हो रहा है, तो G का वैल्यू कम होने की वजह से आपका टाइम पीरियड बच्चे क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चे इसका, इंक्रीज करेगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 49 कह रहा है कि a charge particle of mass m and the charge q is released from the rest from a position, आपको दे रखा है x equals to 0, 0 in a uniform electric field। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जो आपकी है कैसी, j कैप में, मतलब आपका y डायरेक्शन में है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ऑरिजिन। तो बच्चे मान लो भैया ये हो गया आपका ऑरिजिन, दिस पॉइंट। यहाँ पे बच्चे क्या है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है। पहली बात तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही इस पे क्या लगेगा बच्चे आपका फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका फोर्स का डायरेक्शन। तो आप जानते हो क्या होता है, F इक्वल्स टू ये होता है बच्चे आपका QE। तो F क्या होता है बच्चे, मास टाइम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू निकाल लो यहाँ से QE। तो जो मास एक्सेलरेशन आएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा यहाँ से QE अपॉन M।
अब देखिए यहाँ पे पोजीशन आपको दे रखी है, पोजीशन है इसकी x0, तो जरा निकालो यहाँ की इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस at हम यूज करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये होगा QE अपॉन m टाइम्स क्या आ जाएगा बच्चे t। अब देखो क्या होगा, आपसे पूछा हुआ है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम बच्चे क्या होता है, ये होता है आपका mvr परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे r आपको दे रखा है, ये हो जाएगा बच्चे आपका x0, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा ये हो जाएगा m, और जरा इस v की वैल्यू को रख जाओ, ये दे देगा आपको QE अपॉन m, ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर इंटू क्या होगा बच्चे t। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगुलर मोमेंटम आपका स्मॉल t पे डिपेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि t आपका टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। दो इक्वल चार्जेस हैं, मान लेते हैं एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज बच्चे क्या है, ये है, और ये चार्ज आपका q है, दूसरा चार्ज भी क्या है, q है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं बच्चे है आपका d हो गया डिस्टेंस। द थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जरा समझो पहले इसको, थर्ड चार्ज जो रखा गया है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा गया है। समझिए यहाँ पे दो चार्जेस बच्चे हो गए आपके, ये एक चार्ज है बच्चे, ये दे रखा है आपको, देखो दोनों कैसे हैं, सेम चार्ज है, तो Q चार्ज ये हो गया, और दूसरा चार्ज भी क्या हो गया बच्चे, Q आपका ये। फिर कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई एक यहां चार्ज रखा गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम फोर्स। तो भैया एक चार्ज रख दो यहाँ पे, थर्ड चार्ज रखा गया है, तो एक चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे, क्या है ये आपका स्मॉल q चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया। और अब देखो जरा, ये पूरी डिस्टेंस बच्चे x है, ये पूरी डिस्टेंस x है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगा बच्चे आपका हाफ, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका x/2। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके ओके, यहाँ पे x आपको दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है, ये बच्चे दे रखी है आपको d, ये डिस्टेंस दे रखा है d, तो आधी जो डिस्टेंस बचेगी ये क्या बचेगी आपकी d/2, और इधर भी क्या होगा बच्चे आपका d/2, और ये डिस्टेंस है बच्चे आपका x। तो देखो भैया इसको मिला दो, ये आपका कुछ ऐसे जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चे ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा बच्चे आपका, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चे ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स बच्चे क्या है आपकी सेम है। तो यहाँ पे बच्चे क्या लगेगा, आप जब यूज करोगे यहाँ पे कूलम लॉ, पहली बात तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या करेगा आपका ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, तो एक हो जाएगा आपका एक्स का कंपोनेंट, दूसरा हो जाएगा बच्चे आपका वाई का कंपोनेंट। जरा समझिएगा यहाँ पे, अगर बच्चे ये थीटा है तो ये क्या होगा बच्चे, थीटा होगा, ऐसे ही अगर ये थीटा है तो बच्चे ये भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। तो चलिए देखिए फोर्स देखो जरा, यहाँ पे फोर्स है ये आपका हो जाएगा F1 cos थीटा, और इधर हो जाएगा बच्चे आपका F1 sin थीटा, और इधर क्या होगा बच्चे, ये होगा आपका F1 sin थीटा, और इधर आएगा बच्चे आपका इसको लिख लो F2 sin थीटा, ये हो जाएगा आपका F2 cos थीटा। देखिए F1 sin थीटा और F2 sin थीटा, अगर आप यहाँ पे F1 और F2 का वैल्यू निकालोगे तो वो सेम ही आएगा। देखो कैसे आएगा, देखिए ये तो हो गया बच्चे डिस्टेंस आपका x, ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गई बच्चे d/2, और ये है आपका 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो यहाँ पे जब आप इसका हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो जो इसका हाइपोटेन्यूज आएगा ये हो जाएगा आपका d²/4 प्लस हो जाएगा बच्चे आपका x², ये देगा आपको हाइपोटेन्यूज। तो जब आप फोर्स निकालोगे इसकी वजह से, तो देखो F1 क्या आएगा, F1 का जो वैल्यू होगा ये भी देगा आपको K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आ जाएगा बच्चे ये d²/4 प्लस हो जाएगा बच्चे आपका x², कुछ ऐसी वैल्यू देगा। और अगर हम बात करें बच्चे F2, तो F2 भी आपका सेम वैल्यू देगा, ये हो जाएगा KQ आपका स्मॉल q अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे d²/4, क्योंकि ये भी क्या होगा आपका सेम वैल्यू देगा d²/4 प्लस क्या आ जाएगा बच्चे आपका x², तो ये हो जाएगा आपका प्लस का x²। तो दोनों के वैल्यू क्या है बच्चे, सेम है।
तो ये वाले फोर्स आपके बच्चे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। आप देख रहे हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बच्चे क्या होंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से जो आपका एफ नेट आएगा, जो आपका एफ नेट आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2f, ये हो जाएगा बच्चे आपका cos थीटा। अब जरा हम लोग निकालते हैं बच्चे cos थीटा। देखो जब हम लोग एक पर्टिकुलर ट्राइंगल ले लो, जैसे कि हमने ले लिया बच्चे ये ट्राइंगल, अगर हम लोग ये ट्राइंगल ले ले बच्चे, ये आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ले लो इसको, ये है P, ये हो गया पॉइंट Q, ये है बच्चे आपका R। तो PQ आपका बेस होगा, तो यहां से जब cos थीटा का वैल्यू निकालोगे, तो जो cos थीटा का वैल्यू आएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन स्क्वायर रूट डी स्क्वायर बाई 4 प्लस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो जरा निकालो यहां से एफ नेट। एफ नेट क्या दे देगा बच्चे, ये हो जाएगा 2, और एफ का वैल्यू आपको पता है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन क्या है आपका डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो कॉस थीटा का वैल्यू है ये एक्स अपॉन, ये हो जाएगा बच्चे स्क्वायर रूट, मतलब डी स्क्वायर बाई 4 प्लस आएगा बच्चे आपका एक्स स्क्वायर टू होल पावर 1/2। चूंकि आप देखोगे डिनोमिनेटर में तो दोनों का जो बेस है बच्चे वो सेम है, तो यहाँ पे इनकी जो पावर होंगे बच्चे वो ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू होल पावर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है आपसे कि पर मैक्सिमम कूलम फोर्स। तो जब हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है बच्चे, तो आपसे देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं हम लोग बच्चे, जिसका वैल्यू पूछा है उसी के टर्म में क्या करो बच्चे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे 0। तो ये जो भी फोर्स दे रखा है इसको करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट। बच्चे यहाँ पे अगर वेरिएबल देखो तो ये है बच्चे एक्स वेरिएबल, और डिनोमिनेटर में भी क्या है बच्चे आपका वेरिएबल। तो यहाँ पे करना पड़ेगा बच्चे आपको डिवीजन रूल से डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन रूल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डी बाई, अगर हम लोग डी एक्स कर रहे हैं u बाई वी का, तो बच्चे इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर इनटू यहाँ पे हो जाता है आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस क्या होगा आपका न्यूमरेटर, फिर होगा क्या बच्चे आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी लिखा हुआ है। तो यही बच्चे हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो चलो भाई जल्दी से अप्लाई करो। देखो ये जो पहले तो ऊपर जो लिखा है इसको कॉमन ले लो, 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो आ गया बच्चे आपका कॉमन। तो पहले तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया बच्चे 1। अब डिनोमिनेटर जो लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस हो जाएगा बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू होल पावर 3/2 माइनस, जरा ध्यान से समझो यहाँ पे, फिर कह रहे हैं कि न्यूमरेटर को वैसे ही लिख दो, और पहले लगाएंगे हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पावर रूल। तो पावर रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आपके आगे 3/2, ये बचेगा आपका डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो जब 3/2 माइनस 1 करोगे तो यहाँ बचेगा आपका 1/2। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा बच्चे 2x आपका फर्दर बच जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में बच्चे क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर में हो जाएगा बच्चे, ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्यूब बचेगा, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा 0। अब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो देखो पूरा सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपकी राइट साइड, जो हो जाएगा आपका 0 के इक्वल। तो अल्टीमेटली देखो क्या बचेगा यहाँ पे, अल्टीमेटली आपका कुछ ऐसा वैल्यू बचेगा, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू होल पावर 3/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे आएगा आपका डी स्क्वायर बाई 4 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू होल पावर 1/2, और साथ में ये 2 से 2 चला गया, देखो ये 2 से 2 यहीं पे कट हो जाएगा, तो ये 2 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अगर आप देखो यहाँ पे तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 पावर को ले सकते हैं कॉमन। तो जब आप 1/2 पावर को ले लोगे कॉमन तो देखो क्या बचेगा, जब आप 1/2 पावर को ले लिया कॉमन तो यहाँ पे बचेगा आपका डी स्क्वायर बाई 4 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू आएगा बच्चे आपका 2x स्क्वायर।
तो इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो बच्चे डी स्क्वायर बाई 8। तो जो x का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा बच्चे आपका d अपॉन स्क्वायर रूट 8, और इसी को बच्चे आप क्या लिख सकते हो, d अपॉन ये आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये होगा बच्चे आपका आंसर। मतलब वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी x इक्वल्स टू डी बाई 2 रूट 2। अगर वापस क्वेश्चन में आओ तो देखोगे आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा, जो है x इक्वल्स टू डी अपॉन 2 रूट 2। इसका तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था बच्चे इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच बच्चों।